नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज का अंतिम वीडियो देख रहे हैं। आज से हमारी ये टेस्ट सीरीज समाप्त होती है। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और हम केवल आपसे इतना ही चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके आप हमें सपोर्ट जरूर करें। हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज लेके आते रहेंगे। जो आज के हमारे ये 50 क्वेश्चन है, मैंने उत्कर्ष ऐप से लिए हैं। उत्कर्ष के बारे में आपने नाम तो सुना ही होगा। वहाँ से हमने एक कोर्स परचेज कर रखा है रीट एग्ज़ाम का, और वहाँ पे जो टेस्ट लिए जाते हैं वहाँ से हमने आज के सारे क्वेश्चन उठाए हैं यूनिट 5 के। तो आप सारे क्वेश्चन तक अपनी पहुँच जरूर रखिएगा, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको टारगेट रखना है कि 40 के आसपास अपने क्वेश्चन सही कर पाएँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या फिर अधिगम अनुभव। तो आप बताएं मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है शिक्षण अनुभव। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। इसके त्रिकोण में शामिल होते हैं शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव। तो आप तीनों कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है, किस प्रकार के प्रतिमान का उद्देश्य सामाजिक क्षमताओं का विकास करना है? सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान, अंतःक्रिया प्रतिमान या फिर मनोवैज्ञानिक प्रतिमान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट है, 4th नंबर। मनोवैज्ञानिक जो प्रतिमान होते हैं इनका उद्देश्य होता है सामाजिक क्षमताओं का विकास करना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे उपयुक्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4th। अगर यहाँ पर सामाजिक प्रतिमान आ जाता, सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान या फिर सामाजिक क्षमता प्रतिमान, तो फिर इसका आंसर वो होता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विद्यालय अधिगम प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? जॉन करोल, डेविस, लॉरेंस या फिर कोई नहीं। तो जो विद्यालय अधिगम प्रतिमान है इसके प्रतिपादक थे जॉन करोल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दलीय शिक्षण पद्धति का आरंभ हुआ कहाँ से? जर्मनी से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या फिर कोई नहीं। तो इस पद्धति का आरंभ हुआ था अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का समय है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 10 से लगाकर 20 मिनट, 5 से 10 मिनट, 25 मिनट या फिर कोई नहीं। तो जो माइक्रो टीचिंग होती है सूक्ष्म शिक्षण, इसका समय होता है 5 से लगाकर 10 मिनट के मध्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने के लिए अवसर दिया जाता है, ये कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या फिर प्रयोजना विधि। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ह्यूरिस्टिक विधि। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। इसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने के अवसर दिए जाते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या फिर ज्ञान। तो ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय के मान व मानकों का वर्णन है? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। धारा 19 में विद्यालय के मान और मानकों का वर्णन है। तो इसके अंतर्गत उल्लेखित है ये, और इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी को हम देख लेते हैं। इन सभी का उल्लेख है धारा 19 में। तो देखते हैं, सबसे पहला तथ्य दे रखा है, एक प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में शिक्षण घंटे कितने होंगे? 45 घंटे तैयारी सहित। ये आप ध्यान रखिएगा। एक प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शिक्षण दिवस होंगे 200 दिन, और एक प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शिक्षण घंटे होंगे 800 घंटे तैयारी सहित। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर उच्च प्राथमिक की बात करें तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में शिक्षण घंटे होते हैं 48 घंटे तैयारी सहित। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शिक्षण दिवस होते हैं 220 दिन, और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शिक्षण घंटे होते हैं 1000 घंटे तैयारी सहित। तो आप सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं लक्ष्य एवं उद्देश्य, उद्देश्य एवं संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन या फिर उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा शिक्षण प्रतिमान के ये सभी तत्व होते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं फिर, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी में अध्यक्ष कौन होता है? हेडमास्टर, अभिभावक, विद्यार्थी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अभिभावक। मैं आपको बता दूं कि जो एसएमसी है, एसएमसी में दो समितियां होती हैं। एक होती है साधारण समिति और एक होती है कार्यकारिणी समिति। और इन दोनों समितियों में जो इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो अभिभावक ही होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। कार्यकारिणी जो समिति है इसमें कुल सदस्य होते हैं 16, जिसमें से 11 सदस्य अभिभावक ही होते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? औद्योगिक, इंजीनियरिंग, अनुदेशन या फिर व्यावसायिक? तो ये आधारित है इंजीनियरिंग पर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बी.एस. ब्लूम ने मूल्यांकन को माना एकमुखी, द्विमुखी, त्रिमुखी या फिर चारमुखी? तो बी.एस. ब्लूम ने माना था मूल्यांकन को त्रिमुखी। और 3 पक्ष कौन कौन से बताए थे इन्होंने? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत वर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ योजना किस आधार पर बनती है? हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, मॉरिसन प्रणाली, डेवी प्रणाली या फिर रूसो प्रणाली? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। अध्यापक के व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है? औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा या फिर अनौपचारिक शिक्षा या फिर पत्राचार या फिर अच्छे वस्त्र? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा अध्यापक के व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है अनौपचारिक शिक्षा। आगे दे रखा है, प्रयोगशाला विधि प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? ब्रूनर, बेदल व मैने, क्रो एंड क्रो या फिर कोई नहीं? तो प्रयोगशाला विधि प्रतिमान के प्रतिपादक हैं बेदल और मैने। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। फिर आगे दे रखा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए एक उत्प्रेरक के रूप में, एक आदेशक के रूप में, एक नेता के रूप में या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा एक उत्प्रेरक के रूप में। ये आप ध्यान रखिएगा, कक्षा में शिक्षक की भूमिका किसके अनुसार? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका कौन सा बताया गया है? वार्षिक परीक्षा, दैनिक गतिविधियां, अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर कोई नहीं? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैनिक गतिविधियां। फिर आगे देखते हैं, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निरर्थक है। तो अब बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? किस प्रकार के अध्ययन की बात नहीं की जानी चाहिए भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में? पिछड़े, सामान्य, बाल केंद्रित या फिर सृजनशील? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सृजनशील। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश करवाए? तो आप बताइए इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख है अनुच्छेद 51A में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है, इस अनुच्छेद का 51A का? आगे दे रखा है, शिक्षा का अधिकार उद्घोषित हुआ था 2005, 2008, 2009 या फिर 2010? तो शिक्षा का जो अधिकार है ये उद्घोषित हुआ था 2009 में। आरटी एक्ट 2009 में उद्घोषित हुआ था, जबकि इसे लागू 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को या फिर तटस्थ भावना को? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सहयोग की भावना को। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। आगे दे रखा है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापक विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा साहित्य का या फिर अध्यापन विषय व बाल मनोविज्ञान का? तो शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए जिस विषय का वो अध्यापन कराता है और बाल मनोविज्ञान, इन दोनों का। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक अभिभावक
आपसे विद्यालय में मिलने के लिए नहीं आता है, आप बच्चों की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या फिर बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में शांति बनाए रखना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या फिर एक अच्छा वक्ता होना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे और उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठाएंगे, उसे श्यामपट्ट आदि स्याप करने के उसको काम देंगे या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, उसे श्यामपट्ट आदि स्याप करने का काम देंगे। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अशाब्दिक संप्रेषण के तरीके हैं, मुख के हाव भाव, शारीरिक भाषा, सांकेतिक भाषा या फिर सभी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। ये सभी सांकेतिक भाषा ही होती है, ठीक है, यानी अशाब्दिक संप्रेषण, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे दे रखा है, शिक्षा के 4 स्तंभों की चर्चा निम्नलिखित में से किस में की गई है। राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कोठारी आयोग। तो आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण में सुधार नहीं किया जा सकता। तो आप बताइए शिक्षण के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, शिक्षण में सुधार नहीं किया जा सकता है, ये शिक्षण के बारे में गलत है। ऊपर के तीनों कथन करेक्ट हैं। ये सारे क्वेश्चन उत्कर्ष ऐप से लिए हैं, तो आप जरूर सॉल्व करिएगा ईमानदारी के साथ। एक नया शिक्षक जब शुरुआत करेगा वह पहले कक्षा में अनुशासन को लागू करेगा, छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित करेगा या फिर छात्रों को अपनी योग्यता के बारे में बताएगा, जितना जल्दी संभव हो अध्याय पढ़ना या फिर पढ़ना आरंभ कर देगा। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित करेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सक्रिय भागीदारिता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं रीट में। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या फिर सभी। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सभी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आरंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। छात्राओं को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाना चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए या फिर आराम करना चाहिए। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान किस क्षेत्र में किया जाता है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में, परीक्षाओं के क्षेत्र में, व्यवस्थाओं के क्षेत्र में या फिर सभी। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सभी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे दे रखा है, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान के अंतर्गत आता है समस्या का ज्ञान, तथ्यों का संग्रहण करना और निष्कर्षों की प्राप्ति या फिर सभी। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सभी। ये सभी सोपान होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के। तो आप ध्यान रखिएगा, लेस्टर एंडरसन ने निम्न सोपान बताए थे क्रियात्मक अनुसंधान के। तो आप देखिए कौन कौन से। समस्या का ज्ञान, सेकंड इन्होंने बताया था प्राप्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श करना,
कार्य योजनाओं का निर्माण व उपकल्पनाएं, फिर बताया था तथ्यों को संग्रहित करना, और फिर बताया था इन्होंने कार्यों का क्रियान्वयन, फिर निष्कर्षों की प्राप्ति, और लास्ट में दूसरों के परिणाम को देखना। तो ये सभी सोपान बताए थे लेस्टर एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के। तो आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, शिक्षक के क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। शिक्षक को कक्षा में अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए। जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। क्रियाशील छात्रों को काम में व्यस्त रखें, वरना वह अनुशासनहीन हो जाते हैं या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो शिक्षक के क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ है वो है जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। फिर आगे देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न होता है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधनों एवं प्रशासकों के द्वारा किया जाता है, उन शोधकर्ताओं द्वारा जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं है। इसमें अनुसंधानकर्ता विशेषज्ञ होते हैं। इसमें अनुसंधान की रूपरेखा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो आप बताएं किस प्रकार भिन्न है क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है ये किया जाता है अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधनों एवं प्रशासकों के द्वारा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। आगे दे रखा है, विद्यालय प्रशासन के द्वारा विद्यालय के क्रियाकलापों में सुधार हेतु संचालित किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप इसका आंसर दे पाए तो निश्चित ही मान के चलिए आपकी तैयारी काफ़ी अधिक अच्छी है। ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं, मौलिक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान या फिर कोई नहीं। ये क्वेश्चन लगभग हर पुस्तकों में मिलता है। मेरे पास जितने भी पुस्तक हैं ये हर पुस्तकों में ये क्वेश्चन दे रखा है, उत्कर्ष ऐप में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगे दे रखा है, निबंधात्मक परीक्षण सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है किंतु फिर भी इसका मुख्य दोष है बालकों की विभिन्न योग्यताओं का परीक्षण, उत्तर एवं भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता, विश्वसनीयता का अभाव या फिर छात्रों की प्रगति का वास्तविक ज्ञान। तो इसका प्रमुख दोष क्या है वो आप बताएं। इसका यानी निबंधात्मक परीक्षण का जो मुख्य दोष है वो है विश्वसनीयता का अभाव। मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो दिया था यूनिट फर्स्ट का उसमें आपको बताया था कि विश्वसनीयता क्या होती है। आज वापस बता देता हूँ। विश्वसनीयता यानी समझिए कि आपका कोई टेस्ट लिया गया, ठीक है, टेस्ट लिया गया और उसमें 100 में से आपके अंक आए 50 अंक आए। तो टीचर को आप पर शक हुआ, टीचर ने वापस आपका वही पेपर लिया, ठीक है, सेम पेपर, लेकिन पेपर आपका लेने के बाद में भी आपके 50 अंक आए, ठीक है। और बार बार अगर वो वैसे ऐसा ही करते हैं फिर भी आपके अंक में कोई कमी नहीं होती है, आपके 50 अंक आते हैं, तो वो क्या होगी, वो होगी विश्वसनीयता। अब समझिए कि जैसे कि ये निबंधात्मक परीक्षण है, कोई टीचर ने आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा निबंधात्मक, आपने उत्तर लिखा, ठीक है, तब आपके आए 50 अंक 100 में से, फिर वापस उन्होंने लिया, तब जरूरी थोड़ी है कि निबंधात्मक प्रश्न में एज इट इज लेना, आप वैसे की वैसे लिखेंगे, तब आपके अंक आए 55 आए। तो इसका सबसे बड़ा दोष यही होता है विश्वसनीयता का अभाव निबंधात्मक परीक्षण का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसमें आश्रित एवं स्वतंत्र चरों के संबंध में विषय निष्कर्षों को ज्ञात करना स्वतंत्र चरों के अपर्याप्त नियंत्रण के कारण कठिन हो जाता है। तो आप बताएं किसमें होता है ये, प्रायोगिक विधि, अर्ध प्रायोगिक विधि, कार्योत्तर विधि या फिर सर्वेक्षण विधि। एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ के बता देता हूं। निम्नलिखित विषयों में से किसमें आश्रित एवं स्वतंत्र चरों के संबंध के विषय में निष्कर्षों को ज्ञात करना स्वतंत्र चरों के अपर्याप्त नियंत्रण के कारण कठिन हो जाता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अर्ध प्रायोगिक विधि में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है। छात्रों के लेखन कौशल की जांच करना, छात्रों की अभिरुचि को बढ़ाना,
या फिर इसकी जांच करना, छात्रों की संगठनात्मक क्षमता की जांच करना, या फिर छात्रों की कुशलता व ज्ञानोपार्जन की जांच करना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य होता है छात्रों की कुशलता व ज्ञानोपार्जन की जांच करना। आगे दे रखा है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग सोपान है किस उपागम के, आप बताएं। ब्लूम उपागम, हर्बर्ट उपागम, मॉरिसन उपागम या फिर कोई नहीं। तो ये सभी सोपान होते हैं हर्बर्ट उपागम के। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप कंटेंट ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है गुणात्मक, निदानात्मक, परिणामात्मक या फिर सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा सभी, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, भाषाई नियमों के ज्ञान पर। तो जो उपचारात्मक शिक्षण होते हैं इनकी सफलता निर्भर करती है समस्या के कारणों की सही पहचान पर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कक्षा परीक्षणों में सुधार करना, विद्यालय के कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, या फिर कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये आप ध्यान रखिएगा। कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। नेक्स्ट आगे देखते हैं मूल्यांकन का अर्थ है परीक्षा करना, जांचना, परखना या फिर निर्णय करना। तो मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय करना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। आगे दे रखा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। आगे दे रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो क्या होती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सबसे बड़ी विशेषता, ये होती है इनका एक ही उत्तर होता है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है 1 भाषा, 2 भाषा, 3 भाषा या फिर 4 भाषा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 3 भाषा। 3 भाषा इन्होंने कौन कौन सी बताई है, मातृभाषा, हिंदी और इंग्लिश। नेक्स्ट आगे दे रखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में भाषा का माध्यम रखा जा सकता है हिंदी, मातृभाषा, अंग्रेजी या फिर संस्कृत। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा मातृभाषा। ऑप्शन नंबर 2। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, जितना भी आपका जो स्कोर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है, अभिरुचि के अनुरूप, आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप या फिर शारीरिक स्तर के अनुरूप। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा शिक्षा को अभिरुचि के अनुरूप नियोजित करने की आवश्यकता है एनसीएफ 2005 के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपका जितना भी स्कोर आए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और आज से हमारी ये टेस्ट सीरीज समाप्त हो रही है। अब आपको किस टॉपिक पर न्यू टेस्ट सीरीज चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिस भी टॉपिक पर अधिक कमेंट आएंगे हम उस टॉपिक पर टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। और हमारी ये टेस्ट सीरीज आपको किस प्रकार की लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हमें काफ़ी अधिक अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आज मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए हमारे इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी अधिक समय लगता है। 50 क्वेश्चन की पीडीएफ में शाम को 8 बजे बैठता हूँ और रात के लगभग 12-1 बज जाते हैं। फिर जो ये पीडीएफ है इसको वॉइस देना और यूट्यूब पर अपलोड करना काफ़ी अधिक समय लगता है। मैं केवल आपसे इतना चाहता हूँ कि जो ये 20-25 मिनट के वीडियो होते हैं इन्हें आप ईमानदारी के साथ देखें और इन्हें अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो आप अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ सजेस्ट जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।